हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम लोग आपको क्लास 9th और 10th के सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के सभी वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको कहीं भी अलग अलग इधर उधर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से आप लोगों को सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज़। जिसका हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 कर रहे थे, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अब हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं और आज हम इसका थर्ड और लास्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, जिसका हम पार्ट 3 आज करने जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि इंडिया में लैक ऑफ एजुकेशन है। इंडिया में रिसोर्सेस जो है लोग ठीक से यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं, टेक्नोलॉजी की कमी है और एक डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो पॉवर्टी रिडक्शन इन डेवलपिंग रीजन्स। तो पॉवर्टी को, अब पॉवर्टी एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो अगर हम बात पॉवर्टी की करें तो पॉवर्टी को भी रिड्यूस जो है वो करा जा रहा है डेवलपिंग रीजन्स में। डेवलपिंग का मतलब होता है जो अभी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, उसे अब डेवलप होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आगे भी वो हो रहा है डेफिनेटली, बट वो एक डेवलप्ड कंट्री है। जैसे इंडिया है, वो एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अभी वो हो रही है, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है। तो डेवलपिंग रीजन में किस तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा रहा है? देखो, एग्जामिनिंग ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स एंड इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन फ्रॉम 1980 टू प्रेजेंट। देखो, 1980 से लेके प्रेजेंट तक ये एक जर्नी है जिसमें नई नई चीज़ें लेकर आई जा रही हैं कि किस तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, और किया भी गया है। हमने डेटा से देखा था, एक रिकॉर्ड से देखा था कि आपकी जो पॉवर्टी थी वो डिक्लाइन हुई है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी है, इस वजह से जो पॉवर्टी है वो आपकी ठीक तरह से डिक्लाइन नहीं हो पा रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी डिक्लाइन। ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो 1980 से 2011 तक का ये जो डेटा है ये कह रहा है, द शेयर ऑफ पीपल लिविंग ऑन $1.25 अ डे हैज ड्रामेटिकली डिक्रीज अक्रॉस रीजन विद ईस्ट एशिया लीडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो लोगों का शेयर ऑफ पीपल ऑफ लिविंग है वो हर इंसान का $1.25 जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो, 70% चाइना में 1981 में स्टार्टेड विद हाईएस्ट पॉवर्टी रेट, यानी कि चाइना में 1981 1981 में 70% पॉवर्टी रेट था, जो कि बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है। अगर 2011 की बात करें तो चाइना में एक ड्रामेटिक रिडक्शन हुआ, सिर्फ 10% रह गया। आप सोचो, सीधा इसने 60% की छलांग मारी है, मतलब 60% पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हुई है। साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो इसने स्टेडी डिक्लाइन ओवर 3 डिकेड्स, 30 सालों में सिर्फ 50% जी इसकी वो मतलब कम हुई है। तो काफ़ी तेज़ी से मतलब जो है पॉवर्टी अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो वो डिक्लाइन हो रही है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ इंडिया। देखो, हमारा जो इंडिया है उसकी खासियत ये रही है कि इसकी एक हमेशा से हर लेवल पर बहुत खूबसूरत हिस्ट्री रही है। ठीक है, तो अगर हम कॉलोनियल लीगेसी की बात करें, यानी कि ब्रिटिशर्स टाइम की बात करें, तो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी रिन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इन्होंने क्या करा था कि पहले इंडिया में देखो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग हाथों से काम करते थे बट बहुत खूबसूरत करते थे। तो उन्होंने क्या करा था, उसको ख़त्म करके, उसको कुचल के एक तरह से एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करा था। अगर आप इसको एक पॉजिटिव देखोगे तो ये अच्छा है, इससे टाइम कम लग रहा है, चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही हैं और ज़्यादा आउटपुट निकल रहा है। बट जो हाथ की एक कला थी वो ख़त्म हो गई थी, पर्टिकुलरली इन टेक्सटाइल्स। अगर मतलब ये जो बेसिकली किया गया था, कपड़ों में किया गया था। लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट परसिस्टेड थ्रू द 1980s। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, ये मतलब बेसिकली जो लो इकोनॉमी डेवलपमेंट थी उसको बढ़ाने के लिए किया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ताकि तेज़ी से जो है जी आउटपुट निकले। अच्छा,
पॉपुलेशन प्रेशर की अगर बात करें तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ कंबाइंड विद लो जॉब क्रिएशन रिजल्टेड इन मिनिमल पर कैपिटल इनकम ग्रोथ, फेलियर इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, प्रीपेच्योर्ड पॉवर्टी साइकिल्स। देखो जो हमारी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो आपकी लो जॉब क्रिएशन रिजल्टेड इन मिनिमल पर कैपिटल इनकम ग्रोथ थी, यानी कि हमारी जो पर कैपिटल इनकम ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो ये इंडिया का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का। अब एक चीज़ को 10 लोग बांट के खा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं लिमिटेड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। देखो जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन था वो बहुत लिमिटेड था। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका आगे भी अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आएगा। अभी बहुत छोटा सा इसका पार्ट आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या था, एक अच्छे तरह के सीड्स का यूज करके एग्रीकल्चर को बढ़ाया गया था। क्रिएटेड जॉब्स इन एग्रीकल्चर विद इरिगेशन एक्सपेंशन, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जॉब्स को क्रिएट किया गया था। रीजनल लिमिट्स, बेनिफिट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन स्पेसिफिक रीजन्स ओनली, मतलब जो आपके स्पेसिफिक रीजन्स थे वहां पे जो है बेनिफिट्स कॉन्सेंट्रेट किए गए थे सिर्फ स्पेसिफिक रीजन के अंदर। इंडस्ट्रियल गैप, अगर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कुडंट एब्जॉर्ब ऑल जॉब सीकर्स। पब्लिक सेक्टर बेसिकली होता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है और प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट होता है। तो इनका जो मतलब जॉब सीकर्स के लिए एक बहुत बड़ा गैप था, जो जॉब मतलब जॉब करने वाले थे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जो है प्रॉफिट के उद्देश्य से काम नहीं किया जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट के मोटिव से काम किया जाता है। तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा गैप था जो कि जॉब सीकर्स के लिए मतलब पब्लिक सेक्टर में बहुत कम जॉब थे और प्राइवेट सेक्टर में ही सारे लगे हुए थे। तो एक मतलब बड़े लेवल पर इसका गैप था। अर्बन माइग्रेशन, अर्बन माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है, जब लोग रूरल एरिया से अर्बन में मतलब गांव से शहरों में माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो लोगों ने ये किया, रूरल पुअर मूव टू सिटीज क्रिएटिंग अर्बन पोवर्टी, मतलब बेसिकली अर्बन पोवर्टी को क्रिएट मतलब लोग जो है शहरों में गए अपनी गरीबी को मिटाने के लिए। अब बात करते हैं अर्बन पॉवर्टी इमर्ज। जो हमारी अर्बन पॉवर्टी है, देखो अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स, माइग्रेंट्स वर्क्स एज रिक्शा पुलर, vendors, constructions workers and domestic servants with irregular small income, they couldn't afford housing and settled in urban slums। देखो जितने भी जॉब सीकर्स थे, जॉब ढूंढने वाले थे, वो अपने जॉब के लिए अनेबल थे, क्योंकि देखो एक रिक्शा पुलर जो होता है या एक वर्कर होता है, एक डोमेस्टिक सर्वेंट होता है, वो उसकी जो होती है ना इरेगुलर स्मॉल इनकम होती है। इरेगुलर का मतलब क्या होता है, जैसे आज रिक्शे वाले को अच्छा पैसेंजर मिल गया, आज अच्छी इनकम हो गई, कल नहीं मिला। तो ये जो होती है लोगों की इरेगुलर स्मॉल इनकम होती है। दे कुडंट अफोर्ड हाउस एंड सेटल्ड इन अर्बन स्लम, तो ये लोग मतलब अर्बन एरिया में हाउस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इनकम ही इतनी लिमिटेड होती है, आज हो गई कल फिर नहीं हुई। उसके बाद इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्म जैसे कि लो वेज जॉब्स विद नो सिक्योरिटी और बेनिफिट्स, लोग जॉब कर रहे हैं, उसकी जो मजदूरी है वो बहुत कम है और उसमें कोई सिक्योरिटी या बेनिफिट नहीं है। हाउसिंग क्राइसिस, लोगों को बहुत सारे हाउसिंग क्राइसिस है। स्लम्स ऑन सिटी आउटस्कर्ट्स बिकम होम, यानी कि लोगों ने क्या करा है, मतलब ऐसे ही छोटे छोटे जैसे झुग्गी झोपड़ी होते हैं, स्लम एरिया आप लोगों ने सुना होगा, उसी को वो लोग अपना होम बनाकर बैठे हुए हैं, और दिल्ली में ऐसे आपको कई देखने को मिल जाएंगे। रूरल से अर्बन, रूरल टू अर्बन, पॉवर्टी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रूरल टू अर्बन फिनोमेना। देखो ये क्या हुआ है, लोग जो है अपनी पॉवर्टी को मतलब गरीब लोग क्या कर रहे हैं, गाँव से शहर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गाँव में तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, शहर में एटलीस्ट कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ परसिस्टेंस पॉवर्टी, देखो इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि जो इनकम है उसमें इनइक्वालिटी है, ठीक है। क्यों इनइक्वालिटी है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड रिफॉर्म पुअरली इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट डिस्पाइट पॉलिसी इनिशिएटिव्स, यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। कुछ लोग दूसरे के लैंड पे काम कर रहे हैं, काम वो पूरा कर रहे हैं, बट उनको एक पर्टिकुलर सैलरी दे दी जाती है और उनके पास इतना होता नहीं है कि वो अपना लैंड खरीद सके।
social obligation, heavy spending on religion, ceremonies and social obligation even among the very poor drains limited resources. यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो है ना लोग बहुत सारे वो जो है स्पेंड कर रहे हैं, जैसे रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं या सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो बहुत पुअर लोग जो है मतलब बहुत वैसी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत हार्ड। डेट ट्रैप, लोग जो है कर्जे में है बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो है जैसे लोन ले लिया उन्होंने, अब उस पर वो इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। स्मॉल फार्मर बोरो फॉर सीड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड अनेबल टू रीपे, वो दोबारा रीपे नहीं कर पा रहे हैं अपने लोन को, और जो है ना बोथ कॉज इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, और ये जो है एक पॉवर्टी का इफेक्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ द गेम चेंजर, देखो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसने क्या किया है, एक गेम को चेंज किया है। जैसे कि अगर हम 50 से लेकर 80 तक के टाइम पीरियड की बात करें तो 45% विथ 3.5% एनुअल ग्रोथ, हमारी जो पॉवर्टी है वो 45% जो है थी, जिसमें 3.5% एनुअल ग्रोथ हुई है। 1980 से 1990 बात करें तो 6% एनुअली रिड्यूसिंग पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली, यानी सिर्फ 6% जो है पॉवर्टी वो डिक्रीज हुई है, रिड्यूस हुई है। स्ट्रॉन्ग लिंक इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडेंस अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक वाइडन अपॉर्चुनिटी है जितने भी आपके ह्यूमन डेवलपमेंट है उनके लिए। The poor may not directly benefit for growth opportunity. Agriculture sector growth remain below expectation, directly impacting rural poverty. यानी कि जितने भी पुअर लोग हैं उनको ये पॉवर्टी डिक्लाइन होने का डायरेक्ट फ़ायदा तो नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट तो उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ों में चेंज आता है एक इकोनॉमिक डेवलप होने से। मेजर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, अब देखो कुछ गवर्नमेंट ने हमारी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, हमारी पॉवर्टी यानी हमारे इंडिया की पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए। अगर हम बात करें सबसे पहले एक मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। गवर्नमेंट ने ये 2005 में बनाया था। देखो हमारे साल में 365 या 366 डेज होते हैं, राइट। अब इसमें से हर महीने में 4 संडे होते हैं, ठीक है। अगर हम 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 48 डेज ये माइनस हो गए। इसके अलावा फेस्टिवल्स वगैरह या मतलब हाफ एक वर्कर को मतलब एक महीने की छुट्टी, 12 महीने में से एक महीने की छुट्टी भी दी जाती है। आप लोग अगर आगे सेक्टर्स वगैरह में जाओगे, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब सेक्टर में, तो आपको पता चलेगा। तो मतलब टोटल मिला के एक गवर्नमेंट ने एक वो निकाला कि 100 डेज का हर एक इंसान को रोजगार दिया जाएगा, मतलब 48 डेज ये माइनस हो गए, कुछ फेस्टिवल्स वगैरह के माइनस हो गए, कुछ सैटरडेज माइनस हो गए, तो टोटल 100 डेज एटलीस्ट हर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड प्रोवाइडेड 220 करोड़ % टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड, यानी कि 4.78 करोड़ हाउस होल्ड को जो है 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाएगा, एक साल का ये मान के चला गया था। 1/3 जॉब रिजर्व फॉर वीमेन, एवरेज वेज इंक्रीज फ्रॉम 65 2006 से 7 का अगर हम बात करें तो 132 2013 और 14, यानी 13 एंड 14, एक 1/3 इसमें से विमेन के लिए रिजर्व होगी। और इसकी जो एवरेज वेज थी वो 6-7 में 65 रुपये थी, जबकि 13-14 में बढ़कर वो 132 रुपये हो गई, ठीक है। अच्छा, एक गवर्नमेंट ने प्रोग्राम और स्टार्ट करा, SGSY। ये बेसिकली किसके लिए था, ये 1999 में किया गया। ऑर्गेनाइज पुअर फैमिलीज, ये पुअर फैमिलीज था, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यस, 1999 में ये स्टार्ट किया गया था। ये पुअर फैमिलीज के लिए था। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, प्रोवाइड बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी टू लिफ्ट देम अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि इसमें गवर्नमेंट से या बैंक वगैरह से लोगों को लोन वगैरह दिलवाया गया ताकि वो जो है लोन लेकर कम इंटरेस्ट पर जो है अपना काम स्टार्ट कर सके। उसके बाद 1993 में ये बनाया गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन थ्रू स्मॉल बिजनेस सपोर्ट, यानी कि जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, उनके लिए ये बनाया गया था रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन में बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। और एक आपका था PMGY,
जो कि 2000 में बनाया गया था। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर बेसिक सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, रूरल शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी कि बेसिकली इसका मकसद था कि प्राइमरी हेल्थ दी जाए, लोगों को एजुकेशन दी जाए, रूरल शेल्टर्स दिए जाएँ, अच्छा साफ पानी दिया जाए और इलेक्ट्रिफिकेशन लोगों को दिया जाए। और इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। ग्राम मतलब बेसिकली गांव के लिए था, मतलब ग्राम का एक तरफ से उदय करने के लिए ये एक योजना बनाई गई थी। तो इनके आप लोग सन याद रखना, ये सबसे पहले 1993 में, फिर 1999 में, 2000 में और फिर 2005 में इस तरह से प्रोग्राम्स बनाए गए थे गवर्नमेंट ने। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की। कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए गए, जैसे कि लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग, ओवरलैपिंग स्कीम क्रिएटिंग कन्फ्यूजन, बेनिफिट नॉट रीचिंग डिजर्विंग पुअर, इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्राम्स। अब देखो एक चीज़ समझो, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए, ठीक है, किसके लिए बनाए? पुअर लोगों के लिए बनाए, लेकिन इनका बेनिफिट ना पुअर को मिला ही नहीं। क्योंकि इंडिया में ऐसा अक्सर होता है कि लोग जो है पुअर तक वो चीज़ पहुंचने ही नहीं देते हैं, और जिनको ज़रूरत नहीं है उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। तो ये जो चैलेंजेस थे, इसका जो रिजल्ट आया वो बहुत लिमिटेड आया, क्योंकि इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ये नहीं हुए। इसका फ़ायदा उन लोगों ने उठाया जो पूरी तरह से गरीब नहीं थे। उसके बाद देखो बियॉन्ड इनकम, द ब्रॉडर चैलेंज। अगर हम बात करें, पॉवर्टी हैज डिक्लाइन बट इंडिया फेसेस कंपेलिंग चैलेंजेस अहेड। पॉवर्टी तो डिक्लाइन हो रही है, लेकिन इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। क्यों? वाइड डिस्पैरिटीज एक्सिस्ट बिटवीन रूरल अर्बन एरियाज एंड अमंग स्टेट्स। क्योंकि रूरल और अर्बन एरिया में एक डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम बात करें एजुकेशन को लेकर, डिग्निटी को लेकर, जेंडर इक्वालिटी को लेकर, जॉब सिक्योरिटी, शेल्टर और हेल्थ केयर, यहाँ पर क्या है, लोगों के पास एक गैप है, एक डिफरेंस है। जो रूरल एरिया के लोग हैं वो उतना पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उतना उनके पास डिग्री नहीं होती है, जेंडर इक्वालिटी उनको नहीं मिलती है, जॉब सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है, उनके पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है और अच्छा हेल्थ केयर नहीं है। जिस वजह से पॉवर्टी जो है वो ओनली मिनिमम सब्सिस्टेंस रह गया है लोगों का, नॉट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ट्रू पॉवर्टी एरिडेक्शन रिक्वायर एड्रेसिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, मूविंग टारगेट्स दैट इवॉल्व विद डेवलपमेंट। यानी कि ये जो है एक जेंडर इक्वालिटी वगैरह कहने का ये है कि जब तक इंडिया में पॉवर्टी कम नहीं हो सकती है, जब तक आप जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं करो, आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं करो, आप अच्छा हेल्थ केयर नहीं करो। क्योंकि जो पॉवर्टी है उसका मेन रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसका मेन रीज़न है कि इंडिया में लोगों के पास एजुकेशन की कमी है, लोगों के पास प्रॉपर हेल्थ नहीं है, लोगों के पास अच्छी डिग्री नहीं है, लोगों के पास शेल्टर नहीं है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। जैसे मैंने अभी रिक्शा वाले का एग्जांपल दिया आपको, आज वो उसको अच्छा पैसेंजर मिल गया, कल नहीं मिला। तो ये सब इंडिया के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडिया को फेस करने। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, पॉवर्टी एक इंडिया के लिए चैलेंज क्यों है। इसके मैंने तीनों पार्ट्स करा दिए हैं और बाकी इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करा दूंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।